हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कश्मीरी विलो के विषय में, जिसे जीआई टैग दिलाने की कवायद को शुरू किया जा रहा है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय है ये, तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले बात कर देते हैं फ्रेंड्स कि ये चर्चा में क्यों है। केसर और पश्मीना के बाद अब कश्मीरी विलो से बने बैट और विलो विकर से बने सामान के लिए भी प्रदेश सरकार ने जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूरे देश में सिर्फ कश्मीर में ही विलो के पेड़ होते हैं और इसकी लकड़ी का इस्तेमाल क्रिकेट के बैट बनाने में होता है। विलो की पतली और बारीक टहनियों से साज सज्जा का सामान, टोकरियाँ, तश्तरियाँ, लैंप शेड और फर्नीचर समेत विभिन्न प्रकार का सामान भी कश्मीरी दस्तकार तैयार करते हैं। विलो विकर की दस्तकारी का सामान दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, जागरण की न्यूज़ है। कश्मीरी केसर और पश्मीना के बाद अब कश्मीरी विलो को जीआई टैग दिलाने की कवायद। फ्रेंड्स, डॉक्टर महमूद अहमद शाह जो कि निदेशक हैं हस्तशिल्प विभाग के, उनका इस विषय में क्या कहना है देख लेते हैं। कश्मीरी विलो विकर की दस्तकारी कश्मीर के पश्मीना शॉल और अखरोट के फर्नीचर की तरह ही विलो विकर हाथ से बने फर्नीचर की खूब मांग है। ये कश्मीर की एक परंपरागत दस्तकारी है। इसके संरक्षण और इसकी विशिष्ट पहचान को सुनिश्चित बनाने व इसके कारीगरों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए ही हमने इसके लिए जीआई टैगिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और नाजिम जेई खान जो कि निदेशक हैं उद्योग और वाणिज्य विभाग कश्मीर संभाग के, उनका क्या कहना है वो देख लेते हैं। हमारी विलो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा बाजार है। देश दुनिया में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। कश्मीर में विलो के बैट खूब बनते हैं, लेकिन बैट निर्माण उद्योग पर पंजाब और उत्तर प्रदेश में मेरठ का ही दबदबा है। बल्ले या बैट के लिए उपयोग किया जाता है सफ़ेद विलो का पेड़। आप यहाँ इसकी इमेज देख सकते हैं। बल्ले या बैट को पारंपरिक रूप से विलो लकड़ी से बनाया जाता है। विशेष रूप से एक किस्म की सफ़ेद विलो का उपयोग इसे बनाने में किया जाता है, जिसे क्रिकेट के बल्ले की विलो कहा जाता है। इसे कच्चे या बिना उबले अलसी की तेल के साथ उपचारित किया जाता है। यह तेल एक सुरक्षात्मक कार्य करता है। इस लकड़ी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह बहुत सख्त होती है और धक्के को सहन कर सकती है। 1980 में चार्ल्स रिचर्डसन ने खोजा था। तेज गति से आती हुई गेंद के प्रभाव से इसमें डेंट नहीं पड़ता और ना ही यह टूटती है। इन सब गुणों के साथ यह वजन में हल्की भी होती है। बल्ले में हैंडल और ब्लेड के मिलने के स्थान पर लकड़ी के स्प्रिंग का एक डिज़ाइन बनाया जाता है। बेंत के एक हैंडल से जुड़े हुए विलो ब्लेड के इस वर्तमान डिज़ाइन को 1880 के दशक में चार्ल्स रिचर्डसन के द्वारा खोजा गया था। वे ब्रूनेल के शिष्य थे और सेवन रेलवे टनल के प्रमुख इंजीनियर थे। 10-12 साल में तैयार होती है विलो की लकड़ी। तो इन पेड़ों को तैयार होने में लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं। फिर इनको सुखाया जाता है और इसमें लगभग 1.5 साल का समय लगता है। फिर बैट तैयार करके बाजार में उतारा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है फ्रेंड्स। इंग्लैंड के बाद कश्मीर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कश्मीर देश का एकमात्र विलो पेड़ की उत्पत्ति का राज्य है। इंग्लैंड के बाद कश्मीर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां विलो का पेड़ उगता और इसी पेड़ को काटकर सुखाकर क्रिकेट बैट का निर्माण किया जाता है। इसकी 5 प्रजातियां हैं। जिस प्रजाति का क्रिकेट बल्ला तैयार किया जाता है उसे सेलिक्स अल्बा केरोलिया कहा जाता है और यह ठंडी जगहों पर ही उगता है। फ्रेंड्स, इससे जुड़े हुए कुछ आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। 100 करोड़ का सालाना कारोबार है कश्मीर में इसका। 10,000 परिवार जुड़े हुए हैं बैट उद्योग से। 5,000 से 7,000 परिवार जुड़े हैं विलो विकर की दस्तकारी से। 200 इकाइयाँ अनंतनाग जिले में ही हैं। 32 लाख बैट भेजे जाते हैं साल भर में देश के विभिन्न हिस्सों में और 400 बैट निर्माण इकाइयाँ हैं कश्मीर में। फ्रेंड्स, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं बैट तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर कश्मीरी बैट और विलो विकर दस्तकारी की सही ब्रांडिंग ना होने के कारण इसका सही लाभ नहीं उठाया जा सका है। कश्मीरी विलो को उसकी पहचान दिलाने के लिए ही जीआई टैगिंग प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। 100 से 200 बल्ले बन जाते हैं एक पेड़ में। तो एक पेड़ से 100 से 200 बैट बन जाते हैं। बाकी पेड़ जितना मोटा होता है उसके हिसाब से बैट निकल सकते हैं। कश्मीर की जलवायु की वजह से विलो अलग होती है और इंग्लैंड की तुलना में यहाँ के बैट ज़्यादा भारी होते हैं।
अब फ्रेंड्स जान लेते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार जीआई टैग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ट्रेडमार्क की तरह देखा जाता है। जीआई टैग ऐसे कृषि, प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है और जिसके कारण इसमें अद्वितीय विशेषताओं और गुणों का समावेश होता है। भौगोलिक संकेत बौद्धिक संपदा अधिकारों का हिस्सा है जो औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस अभिसमय अर्थात पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तहत आते हैं। भारत में भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण को माल के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है। यह अधिनियम 13 सितंबर 2003 को प्रभाव में आया था। इसका विनियमन भौगोलिक पंजीयक रजिस्ट्रार अर्थात रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन द्वारा किया जाता है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। एक भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने होंगे। फ्रेंड्स वीडियो के अंत में बात कर लेते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात वीपो के विषय में। वीपो का पूरा नाम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। इसका गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं। वीपो का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको ये फैक्ट्स ज़रूर याद रखने होंगे। प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। अभी 191 देश इसके अर्थात वीपो के सदस्य हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के 188 सदस्य देशों के अलावा कुक द्वीप समूह, होली सी और न्यूई शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। फिलिस्तीन को इसमें स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है तथा लगभग 250 एनजीओ और अंतर सरकारी संगठन इसकी बैठकों में बतौर आधिकारिक पर्यवेक्षक शामिल होते हैं। भारत 1975 में वीपो का सदस्य बना था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और यदि अच्छी ना लगी हो तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और यदि आपके कुछ क्वेश्चन हो तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।